जुडिशरी एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को देने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं कि हाउ टू रीड बेयर एक्ट। बेयर एक्ट को हम कैसे पढ़ें। जैसा कि आप जानते हो कि बेयर एक्ट हमारे जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए, हमारे लॉयर के लिए, हमारे जो लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए, जजों के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि बेयर एक्ट को हम कैसे पढ़ें। बेयर एक्ट एक मूल डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा कोई विधि बनती है, तो वह जो मूल डॉक्यूमेंट है उसको बेयर एक्ट के माध्यम से ही विभिन्न पब्लिकेशन के द्वारा उसको निकाला जाता है। अब यह बेयर एक्ट आप जब भी पढ़ें तो उन पर किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो बेयर एक्ट को पढ़ने के पहले उसमें एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है कि बेयर एक्ट यह बनाया क्यों गया है। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर हम पहले समझ लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह बेयर एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, किस पॉइंट पर यह बेयर एक्ट काम करेगा। दूसरी चीज कि हम बेयर एक्ट के स्ट्रक्चर को देखें। स्ट्रक्चर का मतलब कि बेयर एक्ट में कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर में किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक तो प्रावधान किया गया है, इसको हमें देखना है। और इंपॉर्टेंट, यह जो एक्ट है वह कब इनैक्ट हुआ था, कब इन्फोर्समेंट हुआ था। इसके दो डेट होते हैं, हर बेयर एक्ट में दो डेट होंगे। इन दोनों डेटों को हमें याद रखनी है और इसका एक्ट नंबर क्या है, क्योंकि कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में इन तीनों इंफॉर्मेशन जो, जैसे कि अगर एक्ट नंबर उसका क्या है किसी एक्ट का, और यह कब इनैक्ट हुआ था, कब इन्फोर्समेंट हुआ था, इन तथ्यों को भी हमें ध्यान रखनी है जब हम बेयर एक्ट को पढ़ने और रीड करने जा रहे हैं। तो हमें इन बातों पर ध्यान रखनी है। अब प्रश्न उठता है कि बेयर एक्ट में हम किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो आप बेयर एक्ट के सारे सेक्शन को याद रखना संभव नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन हैं हर बेयर एक्ट में, हर लॉ में, जो जिसको आपको जानना ही है। जैसे अगर मान लो हम बीएसए की बात करें तो बीएसए में अब 12 चैप्टर हो गए हैं, 70 धाराएं हैं। तो उन 170 धाराओं को याद रखना संभव नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी जुडिशरी के लिए, आपके अगर आप एज ए प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉयर हो, तो उसमें कौन कौन सी धाराएं ज्यादा आपके प्रयोग में आती हैं उनको आपको याद रखना है। और यही अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हो, आप लॉ में एडमिशन पाए हैं, अपने स्नातक के लिए परीक्षा देना है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बेयर एक्ट लेना है और उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन को जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमें याद रखनी है। और याद हूबहू तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उस बेयर एक्ट के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके आवश्यक तत्व को, उसके एलिमेंट को हमें बेयर एक्ट से ही रीड करनी है और उसको समझनी है। और इसके डिफिनीशन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जुडिशरी के लिए। हर बेयर एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लास होगा या डिफिनीशन क्लास होगा। तो इन दोनों में, जैसे अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करें तो उसमें इंटरप्रिटेशन क्लास दिया गया था, और बीएसए की बात करें तो डिफिनीशन क्लास है। इसका इंटरप्रिटेशन क्लास और डिफिनीशन क्लास दोनों एक ही होते हैं, बस थोड़े बहुत अंतर हैं उसके। तो ये जो है आपको हूबहू उसको याद रखनी है कि सब क्लास 1, बी, 2, ऐसे अगर 2A, 2B, 2C में क्या अगर सीपीसी पढ़ रहे हो तो इसके आपको 2 में, 2, 3 में, 2, 4 में, 2, 5 में आपको डिफिनीशन क्लास बेयर एक्ट को याद रखनी है। और सारे सेक्शन को नहीं याद रखना है, डिफिनीशन क्लास को याद रखनी है और इंपॉर्टेंट सेक्शन को याद रखनी है जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ वर्ड्स पे ध्यान देना होगा जो अक्सर उस धारा में आप उसको देखने को मिलता है। जैसे एंड, अगर कहीं दो शब्दों के बीच, दो स्टेटमेंट के बीच अगर एंड शब्द का यूज किया गया है, और शब्द का यूज किया गया है, बिसाइड शब्द का यूज किया गया है, तो प्रोविजो जोड़े गए हैं, इस तरह के इलस्ट्रेशन है
उसके उस सेक्शन के नीचे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो इनका अर्थ क्या होता है, हमें इनके अर्थों को समझना है, क्योंकि इनके अर्थों से ही उस सेक्शन का हम इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। जैसे अगर कहीं और शब्द यूज किया गया है तो इसका मतलब होता है या अथवा। तो अथवा का इंटरप्रिटेशन अगर हम करेंगे तो अगर दो आवश्यक तत्व हैं और दोनों आवश्यक तत्वों में अगर के बीच में और शब्द का यूज किया गया है तो इसका यह मतलब है कि दोनों में से अगर कोई भी तत्व किसी ऑफेंस के लिए मौजूद है तो वह ऑफेंस कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन अगर एंड शब्द का यूज किया गया है, दो आवश्यक तत्वों में एंड शब्द का यूज किया गया है, तो उस एंड का मतलब कि हमें दोनों को उस ऑफेंस के लिए जानना जरूरी है, और दोनों जब तक नहीं रहेंगे तब तक वह ऑफेंस कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अगर हम आईपीसी की बात करें 378 देखें चोरी के संबंध में, तो चोरी के ये 5 जो एलिमेंट हमारे 378 में दिए गए हैं, हमें यह भी जानना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं उस सेक्शन के। तो हम उस आवश्यक तत्व को हमें ढूंढने का प्रयास करना है और यह देखना है कि दो आवश्यक तत्वों के बीच एंड शब्द का यूज किया गया है कि और शब्द का यूज किया गया है। अगर एंड शब्द का यूज किया गया जैसे 378 में आईपीसी के अगर देखें आप तो उसमें सारे एलिमेंट में जो 5 आवश्यक तत्व हैं उन सारे 5 आवश्यक तत्व के बीच एंड शब्द लिखा हुआ है और शब्द लिखा हुआ है। तो इस और का मतलब यह है कि जब तक यह 5 एलिमेंट नहीं मिलेंगे तब तक चोरी का ऑफेंस नहीं होगा। तो हमें इन शब्दों पर विशेष ध्यान देनी है जो बैरक में देते हैं, जैसे अतिरिक्त, सिवाय, अन्यथा, ये शब्द, परंतु, दृष्टांत, स्पष्टीकरण, ये सारे शब्द हैं जिनका अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बैरक में। इनको हमें देखना है। अब हम बैरक को पढ़ें कैसे, तो बैरक को पढ़ने के लिए हमें जब भी आप बैरक को पढ़ने जाएं एक हाइलाइटर रखें, एक पेंसिल रखें, जिससे आप जब भी इंपॉर्टेंट कोई चीज जैसे ये शब्द मिले उस पर आप अंडरलाइन करें और उन्हीं शब्दों को आप याद रखें, उसको हमेशा इंटरप्रिटेशन करने को सीखें कि वह शब्द है तो इसका अर्थ क्या होगा। क्योंकि आप जब प्रारंभिक परीक्षा दोगे तो प्रारंभिक परीक्षा में बैरक से ही एक लाइन उठा के दे दी जाती है और वह भले ही उसका एक और भी ऑप्शन सही दिख रहा है उस प्रश्न में, लेकिन वही ऑप्शन सही होगा जो बैरक की लाइन में दी गई है। तो बैरक की हूबहू लाइन अगर उस ऑप्शन में दी गई है और एक और भी ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो थोड़ा बहुत मिलता है तो वह ऑप्शन बैरक की लाइन वाली ही सही होगी। तो आपको इन महत्वपूर्ण जो सेंटेंस हैं इनको आपको देखना है, इन सेंटेंसों को समझना है कि महत्वपूर्ण सेंटेंस कौन से हैं, उसके वर्ड कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो बैरक जब भी आप पढ़ो तो आप इन शब्दों पर ध्यान रखो। और बैरक अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो तो बैरक जब भी मार्केट से खरीदो तो आप ऐसे बैरक खरीदो जो बाइलिंगुअल हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया हो और उस पर थोड़े से कमेंट दिए गए हो ताकि आप समझ सको कि वह क्या कहना चाह रहा है। तो इससे यह होगा कि कुछ हिंदी के वर्ड अगर कठिन आपको लगते हैं तो आप इंग्लिश देख सकते हैं, और अगर इंग्लिश के वर्ड नहीं समझ पा रहे हो तो आप हिंदी पढ़ के उसका अर्थ लगा सकते हो। तो इस तरह से आप बैरक को अपना हैबिट मान लें कि जब भी हम पढ़ें तो बैरक अपने पास रखें, जो भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, और या अगर आपको प्रैक्टिस में जरूरत है आपकी जानकारी के लिए तो आप लॉ के लगभग जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा एक्ट पास हुए हैं, उन सारे एक्ट को अपने पास रखो और उसको पढ़ो। और जब भी आप पढ़ो बैरक के तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर बीएसए, बीएनएस, बीएनएसएस, सीपीसी जो भी आप पढ़ रहे हो हिंदू लॉ, तो आप जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको लगे आपको यह पता चल जाएगा। अगर आप अच्छे जुडिशियल एस्पिरेंट हैं
कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने एकेडमी में पढ़ रहे हो, अपने टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपको यह पता तो चली जाता है कि यह सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट लगे, उस सेक्शन के डायरेक्ट को आप पढ़ें, उसको याद रखने का प्रयास करें और उसका इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए अच्छे से। अगर मान लो कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो आपको तो डायरेक्ट उस सेक्शन को देखना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि यह संभव नहीं कि डायरेक्ट को हम लाइन बाय लाइन याद रख सकें, लेकिन फिर भी उसमें जो आवश्यक तत्व हैं उनको हमें याद रखने हैं और हमें अपने मेंस के एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में हमें उसमें लिखनी है। अगर आपको डायरेक्ट पर कमांड है तो आपका पीटी का एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पास नहीं करोगे, आप निश्चित पास करोगे। बस आपके पीटी के एग्जाम के लिए डायरेक्ट पर आपको कमांड हो और उस सेक्शन से जो लेटेस्ट जजमेंट है, जो जो आपके जो है लीडिंग केस है, उस केस को बस आप अगर देख लें तो आपका प्रारंभिक परीक्षा निश्चित ही कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे कि जो भी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वह डायरेक्ट से ही रिलेटिव होते हैं। कहीं सेक्शन पूछेगा या डायरेक्ट की कोई लाइन पूछ देगा, उसका दृष्टांत पूछेगा, उसमें कितने स्पष्टीकरण है यह पूछ सकता है। तो आप अगर डायरेक्ट पर कमांड अच्छा रख रहे हो तो आपका प्रारंभिक परीक्षा हमेशा क्रैक होगा, हमेशा निकलेगा। और मेंस के एग्जाम में सिर्फ आपको एक फॉर्मेट याद रखनी है। अगर डायरेक्ट पर भी कमांड आपका है मेंस के एग्जाम में भी, तो मेन चीज अगर आपने सेक्शन को लिख लिया, उसके एलिमेंट को लिख दिए, एलिमेंट की व्याख्या कर दिए और व्याख्या के संबंध में जो महत्वपूर्ण केस हैं उन केस को आपने लिख दिया, तब आपको बड़े बड़े यानी लंबे पेज में लिखना आवश्यक नहीं है। अगर आपने कम शब्दों में भी उस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट से उस सेक्शन से संबंधित प्रावधान को देकर आप अगर कर लेते हो तो आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर को डायरेक्ट के ही शब्द समझ में आते हैं, डायरेक्ट में जो शब्द दिए गए हैं उनका ही अर्थ, वही उन शब्दों का ही यूज आपको करनी है। जैसे अगर मान लो चोरी तुम लिख रहे हो, तो चोरी में अगर तुमने डिसऑनेस्ट नहीं लिखा, बेईमानीपूर्ण आशय नहीं लिखा, तो फिर आप कुछ भी लिख दो उसके स्थान पे, वह शब्द आपने सही नहीं यूज किया। क्योंकि डायरेक्ट में 378 के संबंध में बेईमानीपूर्ण आशय लिखा है। अगर आप बेईमानीपूर्ण आशय की जगह पे गलत आशय, बुरा आशय, खराब आशय आपने लिख के चले आए तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि वह शब्द बेईमानी पूर्ण आशय ही वह शब्द है जो एग्जामिनर, जो कॉपी आपका चेक करेगा, वह ढूंढने का प्रयास करेगा। तो जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करो तो डायरेक्ट के शब्दों को, लॉ के शब्दों को ही लिखो और इसकी प्रैक्टिस करो कि हम जब भी अपने मेंस की आंसर राइटिंग करें तो हमें लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के शब्दों को ही अपने आंसर में लिखना है। तो इस प्रकार डायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर आपको डायरेक्ट पर अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है, तो आप एक अच्छे लॉयर हो सकते हो, अच्छे टीचर हो सकते हो, अच्छे एस्पिरेंट हो सकते हो जुडिशरी के, और आपका वह एग्जाम निश्चित ही सफल होंगे इस डायरेक्ट के रीडिंग के माध्यम से। तो डायरेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप उन सारे सब्जेक्ट का जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में है, आप उसके डायरेक्ट को रखो और डायरेक्ट को जब भी पढ़ने बैठो तो डायरेक्ट अपने पास रखो। डायरेक्ट को ही पढ़ के आप अपने नोट्स बनाओ और उस पर उसका अध्ययन करो और उसके एक हाइलाइटर रखो, या पेंसिल यूज कर रहे हो तो उस पर अंडरलाइन कर लो डायरेक्ट पे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में। और ये जो मैंने शब्द बताए, और, एंड, अदरवाइज, एक्सेप्ट, इलस्ट्रेशन, प्रोविजो, एक्सेप्शन, तो ये सारे शब्दों के अर्थ हमें समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरप्रिटेशन करनी है। डायरेक्ट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।